हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेपअप। हम करें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ, जिसमें अभी हम राजस्थान स्टैम्प एक्ट 1998 को कवर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें राजस्थान स्टैम्प एक्ट 1998 पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि हम इस एक्ट को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ रहे हैं और कैसे किसी भी चीज को इतनी आसानी से समझा जा सकता है, ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखना आप लोग, ठीक है। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी मेरे इस लेक्चर से पढ़ते हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप सीरियसली एग्जाम निकालना चाहते हैं तो वीडियोस को कम से कम 3 बार तो आप जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। और वो भी अपने साथ बेयर एक्ट रख के, ठीक है। बेयर एक्ट के साथ साथ आपको क्या करना है, अपना रिवीजन करना है, ठीक है। अब देखिए, सेक्शन 63A, इनवैलिडेशन ऑफ स्टैम्प्स एंड सेविंग्स। अब जो है, कुछ स्टैम्प्स ऐसे हैं, अब वो कैसे हैं, उनका वो अमान्य हो गई हैं, इनवैलिड हो गए हैं। उस सिचुएशन में हम क्या करें? तो देखिए, ये सेक्शन कहता है, अगर कुछ स्टैम्प्स जो हैं जिसको आपने परचेज किया है आफ्टर राजस्थान फाइनेंस एक्ट 2013, ठीक है, मस्ट बी यूज्ड और अलाउंस क्लेम्ड विद इन 6 months फ्रॉम परचेज, अदरवाइज दे बिकम इनवैलिड। ठीक है, तो राजस्थान फाइनेंस एक्ट 2013 के बाद अब ये कहा गया है, ये एक्ट आने के बाद ये वाला सिचुएशन अप्लाई हो रहा है, ये बात याद रखना। इस एक्ट का नाम भी आप याद रखना कि राजस्थान फाइनेंस एक्ट 2013 के आने के बाद जो आपने स्टैम्प खरीदे हैं उनका उपयोग किया जाए, या फिर अगर आप उसका उपयोग नहीं कर पाए हैं तो अलाउंस, अगर आप मतलब उसका रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो उस तारीख के 6 महीने के अंदर अंदर कर ले, क्योंकि इससे लास्ट वीडियो में भी हमने यही समझा था। ये एक जनरल बात है, समझ गए। एक बात याद रखिए, अगर राजस्थान फाइनेंस एक्ट 2013 के बाद अगर मैंने कोई स्टैम्प खरीदी, उस स्टैम्प का मैंने यूज कर लिया, वेल एंड गुड। अगर मैंने उस स्टैम्प का यूज नहीं किया तो जिस दिन से खरीदी उसके 6 महीने के अंदर अंदर मैं उसका रिफंड वापस ले सकती हूँ, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगी, अगर मैंने रिफंड भी नहीं किया, यूज भी नहीं किया, इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे कि एग्जांपल, अ पर्सन बॉट स्टैम्प पेपर ऑन 1 जनवरी, एक व्यक्ति ने 1 जनवरी को क्या है, स्टैम्प पेपर खरीदा। ही नेदर यूजेस नॉर अप्लाइड फॉर रिफंड टिल जुलाई, उसने जुलाई तक उसको ना तो उपयोग किया, ना ही उसने उसको रिफंड मांगा। अब स्टैम्प क्या है, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, ओल्ड अनयूज्ड स्टैम्प्स existing before 2013 act could also be used or claimed only within 6 months from commencement date। अगर आपकी कोई ओल्ड अनयूज्ड स्टैम्प रखी भी है जो एग्जिस्ट कर रही है 2013 से पहले, तो क्या है, उसको भी अब आपको क्या करना है, 6 महीने के अंदर उपयोग या क्लेम कर लो। 2013 के बाद खरीद रहे हो तब तो ये सेक्शन ने बता ही दिया कि ठीक है, आपको इसको कब यूज करना है। लेकिन अगर आपने पहले से भी खरीद के रख रखी है तो इस एक्ट के बाद 6 महीने में यूज कर लो उसको, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर यूज कर लो, नहीं तो उसका रिफंड ले लो, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आफ्टर हाउ मच टाइम, देखो ये वाला एक बार बता देती हूँ, 2000 एक्ट से पहले खरीदे गए अनयूज स्टैम्प भी कमेंसमेंट डेट से 6 महीने के अंदर उपयोग करो या फिर उसका क्लेम ले लो, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम अनयूज स्टैम्प बिकम्स इनवैलिड अंडर सेक्शन 63A, धारा 63A के तहत अनयूज स्टैम्प कितने समय बाद इनवैलिड हो जाती है, तो 6 महीने बाद इनवैलिड हो जाती है। सेक्शन 63A वॉज इंसर्टेड बाय, जो सेक्शन 63A है उसको किसके द्वारा जोड़ा गया है, तो राजस्थान फाइनेंस एक्ट 2013 के द्वारा। सेक्शन 64, अलायंस और रिन्यूअल ऑफ सर्टेन डिबेंचर्स, ठीक है। तो डिबेंचर्स रिन्यूअल पर अलायंस आप कैसे लेंगे, देखिए, व्हेन अ स्टैम्प्ड डिबेंचर इज रीन्यूड बाय इशूइंग अ न्यू डिबेंचर ऑन सेम टर्म्स। अब क्या है, जब किसी स्टैम्प्ड डिबेंचर को उसी शर्तों पर नए डिबेंचर द्वारा रिन्यू किया जाता है, ठीक है। एक डिबेंचर है वो ऑलरेडी स्टैम्प्ड है, अब उसको रिन्यू किया जा रहा है, क्या इशू करके, एक न्यू डिबेंचर इशू करके, सेम टर्म्स वही सेम है। कलेक्टर में रिफंड स्टैम्प वैल्यू ऑफ ईदर ओरिजिनल और न्यू डिबेंचर विच एवर इज लेस, ठीक है। तो अब कलेक्टर, क्योंकि देखो क्या बात कर रहे हैं, एक ओल्ड स्टैम्प्ड डिबेंचर है, एक नया डिबेंचर है, बात दोनों में सेम लिखी है, ठीक है।
तो अब एक का तो रिफंड करना पड़ेगा, तो कलेक्टर साहब उसका रिफंड करेंगे जो लेस है। ठीक है, जब किसी स्टैम्प डिवेंचर को उसकी शर्तों पर नए डिवेंचर द्वारा रिन्यू किया जाता है तो कलेक्टर पुराने या नए डिवेंचर की कम मूल्य वाले स्टैम्प की राशि को रिफंड कर सकते हैं, विच एवर इज लेस। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, डिवेंचर वाले केस में एप्लीकेशन कब तक फाइल करनी है? एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन 1 मंथ एंड ओरिजिनल डिवेंचर मस्ट बी प्रोड्यूस फॉर कैंसिलेशन। आपको क्या करना है, जब आपने डिवेंचर नया बना लिया है तो अब आपको तो रिफंड चाहिए, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी का। तो आपको जो एप्लीकेशन है 1 महीने के अंदर करना होगा, और जो आपने ओरिजिनल डिवेंचर बनाया है, ठीक है, उसको क्या है, कैंसिलेशन के लिए क्या है, प्रस्तुत करना होगा। एंड ओरिजिनल डिवेंचर मस्ट बी प्रोड्यूस, इसलिए कर रहे हो फॉर कैंसिलेशन। क्या कैंसिलेशन, कि आपको पुराने और अब नए में से कौन सा कैंसिल कराना है डॉक्यूमेंट। ठीक है, और वो तो वैसे भी डिसाइड कर रहा है कलेक्टर की, जिस पे कम स्टैम्प ड्यूटी है हम उसको पे आपको करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एक कंपनी इशूड अ डिबेंचर ऑफ ₹10 लाख। ठीक है, एक कंपनी ने 10 लाख का डिबेंचर जारी किया। ठीक है, डिबेंचर का मतलब अगर आपको मैं बताऊं, एक सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब क्या है, कंपनी आप क्या करते हैं, कंपनी को कुछ पैसे देते हैं, ठीक है, और आप बदले में क्या कर रहे हैं, वो कंपनी आपको इस बात का सर्टिफिकेट दे रही है कि जो भी आपने पैसा लगाया है कंपनी में, हम उसको ब्याज सहित वापस करेंगे। वो जो सर्टिफिकेट इशू, उसको बेसिकली डिबेंचर कहते हैं। हो सकता है कि थोड़ी सी बात अलग हो, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा मैंने आपको अभी पूरा एस्पेक्ट नहीं बताया है, बेसिकली सिंपल बताया है मैंने आपको कि किस बात से रिलेटेड है। तो कंपनी ने इशू किया डिबेंचर 10 लाख रुपए का, कि आप 10 लाख रुपए हमारे पर इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे। डिबेंचर इशू कर दिया, सर्टिफिकेट इशू कर दिया। बाद में सेम डिबेंचर को रिन्यू कर दिया गया, सेम टर्म, फिर से दोबारा से वही डिबेंचर को एक बार और इशू किया गया, ठीक है, रिन्यू किया गया, बाद में फिर से रिन्यू कर दिया, कंडीशन भी वही सेम लगाई जो थी। अब कलेक्टर क्या कर सकता है, मे रिफंड स्टैम्प वैल्यू ऑफ 1 डिबेंचर। अब कलेक्टर एक डिबेंचर के स्टैम्प का रिफंड दे सकता है। 1 old debenture replaced by 2 new debentures of same total value, it is still treated as renewal। ये एक्सप्लेनेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पुराने डिबेंचर की जगह अगर 2 नए डिबेंचर जारी किए गए हैं और जिनकी कुल राशि क्या है, दोनों की समान है, इसे भी रिन्यूअल माना जाएगा। बेशक से डबल है, लेकिन है तो सेम उसकी राशि ना। बाद में जो नया डिबेंचर जारी किया है वो बेशक से 2 है, लेकिन कुल दोनों की जो अमाउंट है वो तो सेम ही है ना। वो पहले भी 10 लाख, अब भी 10 लाख, चाहे वो 5-5 लाख के उसने 2 बार किए हैं तो 10 लाख, इसको भी हम रिन्यूअल मानेंगे। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 64 मस्ट बी मेड विद इन 1 मंथ। आपको ये बात पता है। रिन्यूअल जो हो रहा है अंडर सेक्शन 64, उसके लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए सेम टर्म्स इंपॉर्टेंट है। जो डिबेंचर है मस्ट बी रिन्यूड ऑन सेम टर्म, जो आप डिबेंचर को रिन्यू कर रहे हो वो उसी शर्तों पर रिन्यू होना चाहिए जो पुराना था। ठीक है, फिर सेक्शन 65 रिवीजन बाय चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 65 ये कहता है, any person aggrieved by an order of inspector general of stamp or collector can file revision before chief controlling revenue authority within 90 days। ठीक है, IG स्टैम्प में फाइल रिवीजन विद इन 180 डेज। ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी व्यक्ति को कलेक्टर या IG स्टैम्प के आदेश से आपत्ति है तो वह 90 दिन के अंदर रिवीजन कर सकता है। और IG जो है स्टैम्प को स्वयं 180 दिन में, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प है वो क्या करेंगे, 180 दिन में रिवीजन, स्वयं 180 दिन में रिवीजन भी फाइल कर सकता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन अग्रीव्ड है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प के ऑर्डर से, कलेक्टर के ऑर्डर से, तो वो रिवीजन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी के पास 90 दिन के अंदर। तो बेसिकली सबसे ज्यादा पावर किसके पास आ गई, इंस्पेक्टर जनरल के बाद चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी के पास। ठीक है, यहाँ तक कि पर्सन तो अग्रीव्ड है ऑर्डर का, तो वो जा ही सकते हैं चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी के पास। IG खुद भी रिवीजन फाइल कर सकते हैं 180 दिन के अंदर अंदर CCRA के पास। तो पर्सन को दे रहे हैं 90 दिन का टाइम, IG थोड़े से भाई उनकी पोस्ट अच्छी है और बहुत ज्यादा काम में बिजी रहते हैं, उनको 180 दिन का टाइम दे दिया। सेक्शन 65 में रिवीजन से रिलेटेड है।
ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी, राजस्थानी स्टाम्प ड्यूटी के अंदर भी रिवीजन का प्रोविजन है, ये बात याद रखना। रिवीजन मस्ट बी फाइल, कितना लिमिटेशन, अब देखिए कुछ कंडीशन है। रिवीजन मस्ट बी फाइल विद इन लिमिटेशन पीरियड, जो लिमिटेशन पीरियड है उसके अंदर तो फाइल करनी ही करनी है आपको रिवीजन, प्लस 25% पेमेंट भी करना है आपको। 25% पेमेंट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, 25% राशि जमा करके ही आपका ये रिवीजन स्वीकार किया जाएगा। आप कह रहे हैं ना कि कलेक्टर ने और जो आईजी ने गलत ऑर्डर दिया है, इतनी स्टैम्प ड्यूटी तो मुझे पे नहीं करनी है, मैं आईजी और क्या कहते हैं आईजी और जो कलेक्टर ने मुझे इतना स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए बोल दिया है। ठीक है, जैसे कि 100 रुपए स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए बोला है मुझे कलेक्टर आईजी ने, मैं इसकी रिवीजन लेकर जाऊंगा सीसीआरए के पास। सीसीआरए कह रहे हैं आ जाओ, आपकी रिवीजन हम स्वीकार करते हैं, 90 दिन के अंदर आ जाओ, 100 का 25% ले, मतलब 25 रुपए पहले जमा करा दो, फिर मैं आपकी रिवीजन सुनूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर कलेक्टर ने डिमांड की है 1,00,000 रुपए स्टैम्प ड्यूटी, तो पर्सन अगर रिवीजन चाहता है तो कम से कम 25,000 रुपए डिपॉजिट कर दे और अप्लाई कर दे 90 दिन के अंदर। तो टाइम लिमिट क्या है रिवीजन का, अगर पर्सन को फाइल करना है तो 90 दिन। ठीक है, और रिवीजन एप्लीकेशन क्या रिक्वायर करती है कि 25% पेमेंट तो आप जमा कर दीजिए। फिर हमारा सेक्शन 66, कंट्रोल ओवर कलेक्टर्स। अब कलेक्टर्स है, उन पर किसका नियंत्रण होगा, तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प होते हैं, उनका क्या है जनरल सुपरविजन होता है, कंट्रोल होता है कलेक्टर के ऊपर। कलेक्टर पर पूरा नियंत्रण इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प का ही होता है। ठीक है, कलेक्टर कंट्रोल ओवर कलेक्टर इज आईजी स्टैम्प्स, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प इज, और इसमें बता दिया गया जो आईजी ऑफ स्टैम्प है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। फिर सेक्शन 67 में बात की गई रेफरेंस टू हाई कोर्ट। अब क्या आप रेफरेंस कर सकते हैं हाई कोर्ट को, आप बिल्कुल हाई कोर्ट को रेफरेंस भी कर सकते हैं। तो चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी है, वो रेफर कर सकती है केस को हाई कोर्ट के पास। ठीक है, विद इट्स ओपिनियन, की उसका ओपिनियन क्या कह रहा है। ठीक है, उस इस मामले पर, और किसके पास पावर है, चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी। देखो जब आप चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जा रहे हैं तो कोई पर्सन भी जा सकता है, आईजी भी जा सकता है, लेकिन जब हाई कोर्ट के पास जा रहे हैं तब चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है किस हाई कोर्ट को अपनी राय के साथ भेज सकता है। कंडीशन, मस्ट डिपॉजिट 25% ऑफ रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, तो केस इज रेफर्ड टू किसको हो रहा है, हाई कोर्ट को। मिनिमम कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, वही आपको 25%। सेक्शन 68 क्या बात करता है, पावर क्या है हाई कोर्ट की। सेक्शन 68 की बात कर रहे हैं कि हाई कोर्ट की शक्तियां क्या है। हाई कोर्ट कैन आस्क फॉर एडिशनल फैक्ट्स और डिटेल्स इफ केस इज नॉट सफिशिएंट। अगर केस पूरा नहीं है तो हाई कोर्ट क्या कहेगा, और जानकारी मंगा सकता है। जैसे कि रेवेन्यू केस, कोई रेवेन्यू केस था, उसको हाई कोर्ट के पास भेजा गया, तो कोर्ट आस्क कर सकता है कि ठीक है मुझे और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, तो हाई कोर्ट कैन आस्क, क्या कर सकता है, कॉल फर्दर डिटेल्स। एमसीक्यू रिलेट्स, सेक्शन 68 किससे रिलेट करता है, एडिशनल इंक्वायरी जो कर रहे हैं कोर्ट, हाई कोर्ट, उससे रिलेटेड। फिर सेक्शन 69 है, प्रोसीजर क्या है आफ्टर हाई कोर्ट डिसीजन। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद क्या की प्रक्रिया है, हाई कोर्ट अगर डिसाइड कर रहा है क्वेश्चन इन द केस एंड, ठीक है, किसी मामले में अगर किसी हाई कोर्ट ने कोई क्वेश्चन डिसाइड किया है और उसकी जो जजमेंट उसको भेज दी है चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी को, विच देन passes ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दैट जजमेंट। चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी उस जो केस, जो जजमेंट आई है हाई कोर्ट की, उस केस पर उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्डर पास करेंगे। कंडीशन क्या है, अथॉरिटी मस्ट फॉलो हाई कोर्ट जजमेंट विदाउट चेंज, और अथॉरिटी को हाई कोर्ट की जजमेंट को बिना किसी चेंज के फॉलो करना ही पड़ेगा जब ही ऑर्डर देगा सीसीआरए। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी एग्जांपल, स्टैम्प ड्यूटी का डिस्प्यूट था, हाई कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने डिसाइड की 50,000 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी पेबल है। अब अथॉरिटी को ऐसे ही फॉलो करके ऑर्डर देना पड़ेगा, वही माना जाएगा। हाई कोर्ट जजमेंट इज सेंट टू चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी सीसीआरए, अथॉरिटी एग्जीक्यूट करेगी हाई कोर्ट के ऑर्डर को। सेक्शन 70 बात करता है रेफरेंस बाय अदर कोर्ट। ठीक है, अभी तक तो हमने हाई कोर्ट द्वारा रेफरेंस पढ़ी थी, अब हम पढ़ रहे हैं reference by another court। ठीक है, if any court has doubt about stamp duty it may refer the case to high court for decision। अगर किसी कोर्ट को स्टैम्प ड्यूटी पर डाउट हो तो वह हाई कोर्ट से राय ले सकता है। ठीक है, आप समझ गए, अगर आप डाउट की सिचुएशन में हैं स्टैम्प ड्यूटी के बारे में तो अब कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट की यहाँ पर क्या है, राय ले सकता है। अब देखिए
सिविल कोर्ट अनश्योर अबाउट स्टैम्प ड्यूटी, तो वो उसने रेफर किया हाई कोर्ट को। यहाँ पे सिविल कोर्ट, ठीक है, उसको स्टैम्प ड्यूटी में डाउट हो रहा है, तो वो यहाँ पे मामला हाई कोर्ट को भेज सकते हैं। तो हु कैन रेफर केस अंडर सेक्शन 70? सेक्शन 70 में केस कौन भेज रहा है? एनी कोर्ट। सेक्शन 70 किससे डील करता है? रेफरेंस टू हाई कोर्ट। सेक्शन 71 है रिवीजन ऑफ कोर्ट डिसीजन, ठीक है। अब कोर्ट के निर्णय की समीक्षा, अगर कोई हायर कोर्ट है, ठीक है, तो क्या वो रिव्यू कर सकता है लोअर कोर्ट के डिसीजन को? तो देखिए, हायर कोर्ट कैन रिव्यू लोअर कोर्ट डिसीजन रिगार्डिंग, देखिए अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये रिवीजन होता है कि जब कोई हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को दोबारा देख रहा है, और रिव्यू होता है जब सेम कोर्ट अपने ही कोर्ट को देखता है, तो उसको हम रिव्यू कहते हैं। और जब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को चेक करता है, उसको रिवीजन कहते हैं। ये जो वर्ड लिखा है ना, हाई कोर्ट कैन रिव्यू, यहाँ पे तुम ऐसा, क्योंकि तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे रिव्यू रिवीजन में, इसलिए तुम इतना समझ लो, हायर कोर्ट कैन चेक, ठीक है, लोअर कोर्ट डिसीजन रिगार्डिंग स्टैम्प ड्यूटी। अगर कोई गलती है तो उसको करेक्ट भी कर सकता है कलेक्टर, क्योंकि देखो अगर रिव्यू का मतलब तो यही होता है ना दोबारा देखना, तो बात तो बेसिकली यही है ना कि ऑलरेडी डिसाइडेड को वो दोबारा ही तो देख रहा है कोर्ट, हायर कोर्ट। कलेक्टर मे टेक एक्शन इवन आफ्टर कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, और कलेक्टर देखिए क्या है, एक्शन ले सकता है अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया है उसके बाद भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कोर्ट के आदेश के बाद भी। वाइट व्हाट काइंड ऑफ वेदर इट इज, आई डोंट अंडरस्टैंड। कोर्ट के आदेश के बाद भी कलेक्टर क्या है, आगे कार्यवाही कर सकता है। कोर्ट एक्सेप्ट्स इनसफिशिएंट स्टैम्प, तो हायर कोर्ट कहेगा कि करेक्ट, हाई कोर्ट क्या उसको करेक्ट कर सकता है कि इतनी कम स्टैम्प ड्यूटी है ये, उसको ठीक करो। तो सेक्शन 71 अलाउ करता है रिवीजन ऑफ कोर्ट डिसीजन, लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिवाइज किया जा सकता है। फिर सेक्शन 72 इंटरेस्ट ऑन ड्यूटी पेनल्टी, अब जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी है उस पर भी इंटरेस्ट लगाया जा सकता है, आपकी पेनल्टी पर भी इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। पता है आपको जो लास्ट के सेक्शंस होते हैं जिसको हम अक्सर छोड़ते हैं, ये आजकल उतने ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना। इफ स्टैम्प ड्यूटी, सरचार्ज या कोई पेनल्टी इज नॉट पेड, देखो मैंने सरचार्ज की बात ना एक सेक्शन में की थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक सेक्शन में सरचार्ज के बारे में बात की गई थी। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि वो किस सेक्शन में लिखा गया था। और देखो कुछ स्टूडेंट है जो कमेंट करते हैं और कहीं उनको डाउट होता है तो वो भी पूछते हैं, लेकिन आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन आप कमेंट नहीं करते हैं। ये मेरी कंप्लेन है कि अगर मैंने आपसे पूछा है ना कि सरचार्ज किस सेक्शन में, तो उसका आप कमेंट में जरूर आंसर लिखो, जल्दी से अपना डायरेक्ट खोलो, ढूंढो। ये मैं अपने लिए नहीं कहती हूँ तुमसे क्वेश्चंस पूछने के लिए, मैं आपको तैयार कर रही हूँ जेएलओ एग्जाम के लिए, सिर्फ आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, आपको प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि इसके बाद मैं रैपिड रिवीजन भी कराऊंगी। अब वो मैं बैच लेकर आऊं या यूट्यूब पर पढ़ाऊं, वो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, वो आप लोग ही मुझे बताना, ठीक है। लेकिन अभी जब तक ये माइनर लॉज आपके कंप्लीट करा रही हूँ, ये लोकल लॉज आपके कंप्लीट करा रही हूँ, तब तक अगर कुछ पूछ रही हूँ उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में इवन दीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर कोई ड्यूटी है, कोई सरचार्ज है और कोई पेनल्टी है, अगर आपने उसको पे नहीं किया तो अब उस पर इंटरेस्ट लगेगा 12% पर एनम हर साल, ठीक है। और जब तक लगेगा जब तक आप उसकी पेमेंट नहीं कर देते हैं, ठीक है। अगर 10,000 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी थी, पे नहीं की है, हर साल आपके लिए 12 साल रुपए का इंटरेस्ट तैयार है, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट रेट कितना है सेक्शन 72 में, देखो सेक्शन 72, तो ऐसे याद रख लो 12%, ठीक है। इंटरेस्ट कहाँ पर अप्लाई होता है? ड्यूटी, सरचार्ज और पेनल्टी पर हम इंटरेस्ट लगाते हैं, ठीक है। फिर हमारे सेक्शन 65 रिवीजन बाय चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी। क्या रिवीजन मतलब आपने पढ़ा ना कि रिवीजन का मतलब होता है जब कोई हायर जो अथॉरिटी होती है, लोअर कोर्ट का जो लोअर अथॉरिटी होती है उसके डिसीजन को चेक करती है कि स्टैम्प ड्यूटी सही ली है नहीं ली है। अब यहाँ पे पावर दी गई है चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी को, क्या वो रिवीजन कर सकती है? तो देखिए जो चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी के पास भी जाके आप रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीव्ड पर्सन क्या करेगा? फाइल करेगा रिवीजन अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ आईजी, स्टैम्प एंड कलेक्टर। कलेक्टर ने और आईजी मतलब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प ने कोई ऑर्डर पास किया स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड, अब वो ये चाहते हैं एग्रीव्ड पर्सन कि मैं इसके लिए रिवीजन फाइल करना चाहता हूँ सीसीआरए के पास, तो वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि देखिए इन्होंने सही से डिसाइड नहीं की, स्टैम्प ड्यूटी इतनी तो लगनी नहीं चाहिए, ठीक है, ज्यादा लगा दी। इस केस में टाइम लिमिट है 90 दिन। आईजी क्या करेंगे? कैन फाइल, और आईजी तो 180 दिन के लिए जो है
CCRA के पास लगा सकते हैं। 25% वही रिकवरेबल अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। एक बात और बताना, 25% रिकवरेबल अमाउंट की बात किस किस सेक्शन में की गई है वो भी जरूर बताओ, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इफ कलेक्टर ने इम्पोज किया कि आपको 1 लाख रुपए ड्यूटी जो है स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। अब रिवीजन फाइल की जा सकती है, लेकिन पहले 25,000 रुपए तो आप क्या करो, रिवीजन तभी आपकी सुनी जाएगी, आप एप्लीकेशन के साथ साथ 25,000 रुपए भी जमा करो, तभी आप रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो। टाइम लिमिट क्या है, तो नॉर्मल पर्सन के लिए 90 दिन है, और अभी हमने देखा आईजी के लिए 180 दिन है। फिर है सुपरिटेंडेंस ओवर कलेक्टर, जो कलेक्टर होते हैं उन पर उसके उनके ऊपर नियंत्रण किसका होता है, तो आईजी जो होते हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प, उनका कंट्रोल होता है सारे कलेक्टर के ऊपर, और वो ही डिफाइन करेंगे जुरिसडिक्शन, ठीक है। तो कलेक्टर का जुरिसडिक्शन क्या होगा ये आईजी तय करते हैं। आईजी जो है कैन ट्रांसफर अ कलेक्टर फ्रॉम जयपुर टू अजमेर जुरिसडिक्शन, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा ना इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प है, वही किसी कलेक्टर का जो है क्या जुरिसडिक्शन रहेगा वही तय कर सकते हैं, तो वो फिर बदल भी सकते हैं। कंट्रोल ओवर कलेक्टर इज विद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प। अब है रेफरेंस टू हाई कोर्ट, ठीक है। ये सारे वही प्रोविजन है जो आप सीपीसी में भी पढ़ते हैं, सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट में भी पढ़ रहे हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसा कंपैरिजन चार्ट बनाए जहां पर सीपीसी भी हो, ठीक है, हमारा बीएनएसएस भी हो, हमारा स्टैम्प ड्यूटी एक्ट भी हो राजस्थान का, और वहां पर रेफरेंस के लिए क्या यूज किया गया है वर्ड, रिवीजन के लिए क्या गया है रिव्यू। रिव्यू तो वैसे भी बीएनएसएस में नहीं होता है। देखो एक बात हम हमेशा याद रखना, जो भी मैं कुछ बोल रही हूँ उसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास रेफरेंस से क्वेश्चन आए तो सीपीसी से आएगा, शायद आपके पास रेफरेंस से क्वेश्चन इस बार राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 से आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेफरेंस की बात की गई है कि आप हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट को रेफर कर सकते हैं मामला। कैसे, जो चीफ कंट्रोलिंग जो रेवेन्यू अथॉरिटी है वो रेफर कर सकती है केस को हाई कोर्ट के पास, लेकिन 25% डिपॉजिट करना पड़ेगा, ये जरूरी है, ठीक है। तो डिस्प्यूट ऑन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन सेंट टू हाई कोर्ट बाय सीसीआर अथॉरिटी, तो क्या है, स्टैम्प ड्यूटी हाई कोर्ट, स्टैम्प ड्यूटी का डिस्प्यूट हाई कोर्ट को भेजा गया है, रेफर किया गया। केस इज रेफर टू हाई कोर्ट, कौन कर रहा है, हमारा सीसीआर अथॉरिटी कर रही है। फिर पावर ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की क्या शक्तियां होती हैं, हाई कोर्ट कैन आस्क फॉर मोर डिटेल्स और कैन रिटर्न केस फॉर क्लैरिफिकेशन। अब क्या होगा, हाई कोर्ट ये कहेगी कि मुझे और भी जो है डिटेल्स चाहिए, वो मंगा सकती है, या फिर केस को वापस भेज सकती है। तो हाई कोर्ट आस्क कलेक्टर टू सबमिट वैल्यूएशन रिपोर्ट अगेन। ये हाई कोर्ट की पावर है कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो कलेक्टर से कहेंगे कि ठीक है आप मुझे रिपोर्ट भेजिए, तो हाई कोर्ट कैन व्हाट, कॉल फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स। फिर है डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, कोर्ट का क्या निर्णय है, हाई कोर्ट डिसीजन, अगर हाई कोर्ट कोई केस को डिसाइड कर रहा है और जजमेंट को भेज रहा है अथॉरिटी के पास, तो अथॉरिटी को क्या करना है, अथॉरिटी मस्ट फॉलो इट। ये फिर से क्या कहते हैं, सेक्शन आ गया है सेक्शन 70, क्योंकि मैंने अभी कंप्लीट कराया है 69 भी 2 बार नोट डाउन हो गया, इसका मतलब एग्जैक्टली ये सेक्शन 72 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, बाद में ये रिपीट हुआ है और हम इसको बार बार रिवाइज करे जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इतना पढ़ लिया है तो ठीक है। सेक्शन 73 पर आ जाओ, पेनल्टी फॉर अनस्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। अब बिना दस्तावेज जो वाले हैं उस पर कितनी पेनल्टी लग सकती है, तो देखिए अगर कोई ऐसा आपका दस्तावेज है जिस पर आपने स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की है, तो आप पे 5,000 रुपए तक का क्या लग सकता है, फाइन लग सकता है। और अप्लाइज टू एग्जीक्यूटिंग और साइनिंग अनस्टैम्प डॉक्यूमेंट, तो बिना स्टैम्प डॉक्यूमेंट पर आपको क्या करना पड़ेगा, 5,000 रुपए तक का आपको जुर्माना लग सकता है। और किस किस पर अप्लाई होगा, चाहे वो जो अनस्टैम्प डॉक्यूमेंट है वो साइंड है और एग्जीक्यूट है, ठीक है, या तो साइंड है या तो एग्जीक्यूट है, तब अप्लाई होगा। जैसे साइनिंग अग्रीमेंट विदाउट स्टैम्प अट्रैक्ट पेनल्टी, ठीक है, अग्रीमेंट तो साइन कर लिया, स्टैम्प ने ड्यूटी पे नहीं किया तो पेनल्टी लग जाएगी। कितनी पेनल्टी है, 5,000 रुपए तक की मैक्सिमम फाइन, क्योंकि वर्ड यूज हुआ है अप टू, मतलब 5,000 रुपए तक का। फेलियर टू कैंसिल स्टैम्प, हमने अभी पढ़ा कि आपको स्टैम्प को कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी, और आप कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है, यूजिंग अडहेसिव स्टैम्प विदाउट कैंसिलेशन, ये एक ऑफेंस है। हमने पढ़ा था ना, कैंसिलेशन का मतलब जो भी तरीका है वो कर दो या फिर उस पर साइन कर दो,
इससे पहले की जो वीडियोस है मैंने उसमें समझाया है कि कैसे जो स्टैंप होती है उसको कैंसिल किया जाता है। अगर आपने नहीं किया तो ये एक तरीके का ऑफेंस माना जाएगा और आप पर लगेगा 1000 रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, कितना? 1000 रुपीज की पेनल्टी। फिर है फ्रॉड टू इवेड ड्यूटी। अब आप धोखाधड़ी कर रहे हैं ताकि आपको स्टैंप ड्यूटी पे ना करनी पड़े। तो अगर आप ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं ताकि आपको स्टैंप ड्यूटी पे ना करना पड़े तो ये एक ऑफेंस है। पनिशमेंट हो सकती है अप टू 3 years इम्प्रिजमेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 साल तक के लिए जेल भी जा सकते हो, 20,000 रुपए तक का जुर्माना भी दे सकते हो। इससे अच्छा है स्टैंप ड्यूटी पे कर दो। ठीक है, या फिर फॉल्स वैल्यूएशन कर रहे हो ताकि स्टैंप ड्यूटी कम पे करनी पड़े, वो भी पनिशेबल है। तो कितने साल तक के लिए अंदर जाओगे जेल के, बताओ? 3 साल। अब देखिए रिकवरी ऑफ डेफिसिट स्टैंप ड्यूटी। अब जो आपको डेफिसिट स्टैंप ड्यूटी पे करने के लिए बोला था, पे नहीं कर रहे हो तो कैसे वसूली की जाएगी? तो देखिए वसूली की जाएगी अगर पर्सन कन्विक्ट इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 75 मजिस्ट्रेट शैल रिकवर डेफिसिट स्टैंप ड्यूटी। और अगर पर्सन को कन्विक्ट कर लिया जाता है सेक्शन 75 के तहत, ये रहा ऑफेंस कर लिया उस पर्सन ने, ठीक है, बचा रहा था वो, रिड्यूस कर रहा था स्टैंप ड्यूटी को, है ना, और या फिर अवॉइड कर रहा है, ठीक है, ये सब फ्रॉड वगैरह कर रहा है। तो और अगर पर्सन कन्विक्ट हो जाता है इसके अंदर तो मजिस्ट्रेट रिकवर कर सकता है डेफिसिट स्टैंप ड्यूटी। तो देखो यहाँ पे पावर किसके पास है? किसके पास आ गई? मजिस्ट्रेट के पास। क्यों? क्योंकि कन्विक्शन भी तो मजिस्ट्रेट ही कर रहे हैं। ठीक है, और अमाउंट किसको पे कर देंगे? फिर मजिस्ट्रेट अमाउंट पे कर देंगे कलेक्टर के पास। और अगर कोई पार्ट ड्यूटी का ऑलरेडी पे है तो खाली रिमेनिंग अमाउंट ही मजिस्ट्रेट रिकवर करेंगे। ठीक है, जैसे 5,000 रुपए ही रिकवर करने थे 10,000 में से तो 5,000 ही रिकवर करेंगे। रिकवरी को कैसे ट्रीट किया जाएगा? एज अ फाइन ट्रीट किया जाएगा अंडर सीआरपीसी, जिसको अब हम बोलते हैं बीएनएसएस। ठीक है, तो जैसे ड्यूटी ड्यू थी 10,000 रुपए, पे की थी खाली 6,000 रुपए, मजिस्ट्रेट रिकवर करेंगे खाली 4,000 रुपए। तो 76 के अंदर रिकवरी कौन कर रहे हैं? मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। फिर हमारा सेक्शन 77 पेनल्टी फॉर रिफ्यूजल टू गिव रिसीट। अगर कोई रसीद नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या पेनल्टी है? अगर आपने क्या किया, कोई जैसे कि रिफ्यूज कर दिया कि हम रिफ्यूज टू गिव रिसीट व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, तो उसको भी ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, आपसे जब बोला है कि इस चीज की आप हमें रिसीट लाके दिखाओ और आप नहीं लाके दिखा रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो, तो आप पे पेनल्टी लगेगी। ठीक है, और ये एक तरीके का ऑफेंस भी है। और स्प्लिटिंग पेमेंट टू अवॉइड ड्यूटी इज ऑल्सो ऑफेंस। आप जो पेमेंट है उसको अलग अलग टुकड़ों में कर रहे हो ताकि स्टैंप ड्यूटी से बचा जा सके, वो भी ऑफेंस है। फाइन लगेगा 1,000 रुपए तक का। जैसे कि पेइंग 1,000 रुपए तो पे कर रहे हो बट इशू कर दिया आपने 2 रिसीट 5,000 रुपए की ताकि स्टैंप ड्यूटी अवॉइड हो सके, 1,000 रुपए का फाइन लगेगा आपको इसके ऊपर। ठीक है, तो सेक्शन 77 में 1,000 रुपए तक के फाइन की बात की गई है। फिर सेक्शन 78 बात करता है इंश्योरेंस पॉलिसी विदाउट स्टैंप। अगर आप बिना स्टैंप के इंश्योरेंस पॉलिसी कर रहे हैं तो फिर क्या है? अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी कर रहे हैं तो ड्यूली स्टैंप के साथ करिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं या फिर इम्प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो इस पर आपको फाइन लगेगा। फाइन जा सकता है 2,000 रुपए का। ठीक है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी पर स्टैंप जरूरी है। बिना स्टैंप पॉलिसी पर क्या है? जुर्माना लगेगा। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम टेकन बट पॉलिसी नॉट इशूड विद इन 1 मंथ। प्रीमियम लेने के बाद भी पॉलिसी ना बनाना भी अपराध है। तो मैक्सिमम फाइन कितना है सेक्शन 78 में? 2,000 रुपए। ये रहा फाइन अप टू 2,000 रुपए। सेक्शन 79 बिल्स नॉट इशूड इन फुल सेट। अगर पूरा जो है जो बिल है उसको आपने क्या है पूरा सेट नहीं बनाया है तो बिल या कोई मरीन पॉलिसीज हैं उसको आप कैसे इशू करेंगे? एक फुल सेट में। ठीक है, नॉट इशूइंग फुल सेट, अगर आप फुल सेट में इशू नहीं करें वो ऑफेंस है। आपको कितना फाइन देना है? 1,000 रुपए का फाइन आपका बन सकता है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, आपने उसको इन सेट ऑफ 3 किया, लेकिन है ना 3 जगह आपने उसका क्या था, जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो सेट था। ठीक है, लेकिन आपने एक स्टैम्प कॉपी ही इशू की। ठीक है, तो 3 कॉपीज का सेट था लेकिन एक ही बनाया। तो सेक्शन 79 में पेनल्टी कितनी जाएगी आपकी? 1,000 रुपए। फिर है पोस्ट डेटिंग बिल्स एंड फ्रॉड। अगर कोई पोस्ट डेटिंग बिल्स है ना, और या फिर आपने धोखाधड़ी करी है, उस केस में क्या है? अगर आपने क्रिएट किया या यूज किया कोई पोस्ट डेटिंग बिल और प्रॉमिसरी नोट ताकि आप इवेड कर पाए स्टैंप ड्यूटी को, ठीक है, तो वो भी एक अपराध है। अब हम यहाँ पे पहले हम बात कर रहे थे फ्रॉड के बारे में जब डॉक्यूमेंट की बात की, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोई पोस्ट डेटेड जो चेक्स हैं, बिल्स या प्रॉमिसरी नोट है, उसको आप क्या कर रहे हैं? उसको यूज कर रहे हैं और उस पर आप स्टैंप ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, वो भी एक ऑफेंस है। ठीक है, also include any other fraud contrary wins to other
कॉन्ट्रीवांस टू अवॉइड ड्यूटी, अगर आप इसमें और भी कोई ऐसी तरीका अपना रहे जिससे स्टैम्प ड्यूटी इवेड की जाए तो वो भी एक अपराध है, पनिशमेंट जाएगी आपकी 5,000 रुपए तक की। जैसे बिल इशू किया 10 जनवरी को, लेकिन डेट डाल दी उसमें 1 जनवरी की, ताकि उसमें आपको कम जो है ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़े, तो मैक्सिमम फाइन कितना जा रहा है सेक्शन 80 के अंदर? 5,000 रुपए। सेक्शन 81 पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ सेक्शन 85, अगर आप धारा 85 का उल्लंघन करते हैं, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफेंस कर रहे हैं तो 5,000 तक का फाइन, सेकंड ऑफेंस कर रहे हैं तो 1,000 रुपए तक का फाइन, लेकिन मिनिमम आपका 200 रुपए की बात की गई है, ठीक है? तो मतलब मिनिमम 200 और जो मैक्सिमम 1,000 रुपए। अगर आप सेकंड ऑफेंस कर रहे हैं, थर्ड ऑफेंस में तो 2 साल तक की सजा हो जाएगी और प्लस 2,000 रुपए आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा, ठीक है? जैसे एक स्टैम्प वेंडर है, वो रिपीटेडली वायलेट कर रहा है सेक्शन 85 के रूल्स को, तो क्या होगा? उसको इम्प्रिजन मिलेगी 2 साल की, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है रिपीटेडली, नॉट फर्स्ट ऑफेंस, नॉट सेकंड टाइम ऑफेंस, अगेन एंड अगेन। इन दैट सिनेरियो what offense what kind of punishment has been provided? Imprisonment up to 2 years including fine, ठीक है? तो देखिए सेक्शन 82 इलीगल सेल ऑफ स्टैम्प, अगर आप अवैध तरीके से स्टैम्प की बिक्री कर रहे हैं तो अनऑथराइज्ड जो सेल होती है ऑफ स्टैम्प, ठीक है, वो एक अपराध होती है। बिना अनुमति अगर आप स्टैम्प बेच रहे हैं तो वो भी अपराध है। पनिशमेंट क्या है? 6 महीने तक की पनिशमेंट है और फाइन लग सकता है आपके ऊपर 5,000 या फिर बोथ। शॉपकीपर सेल्स जुडिशियल स्टैम्प विदाउट अथॉरिटी, ठीक है, तो कितनी मैक्सिमम पनिशमेंट लगेगी इसके ऊपर? 6 महीने तक की। फिर है प्रोसिक्यूशन रूल्स। अब अगर आप अभियोजन चलाना चाहते हैं, किसी को प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, किसी के ऊपर अपराध चलाना चाहते हैं, तो कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा जब तक कि कलेक्टर उस पर परमिशन ना दे दे या कोई ऑथोराइज जो ऑफिसर है उसकी सैंक्शन ना मिल जाए, तो उनकी बिना अनुमति के तो आप किसी पे भी क्या है प्रोसिक्यूशन नहीं चला सकते। गवर्नमेंट कैन स्टे और कंपाउंड ऑफेंस, सरकार चाहे तो क्या है केस को रोक भी सकती है, कंपाउंड भी कर सकती है, मतलब कॉम्प्रोमाइज भी कर सकती है, ठीक है, लेकिन कौन? स्टेट गवर्नमेंट। फिर एग्जाम्पल जैसे फ्रॉड केस कैन नॉट बी फाइल्ड विदाउट कलेक्टर अप्रूवल, ठीक है, कलेक्टर की अनुमति के बिना केस नहीं चलेगा। जो प्रोसिक्यूशन होता है अंडर स्टैम्प एक्ट में किसकी सैंक्शन चाहिए? कलेक्टर की, ठीक है। प्लेस ऑफ ट्रायल, मुकदमे का स्थान क्या रहेगा? ऑफेंस कैन बी ट्राइड वेयर इंस्ट्रूमेंट इज फाउंड, तो जहां डॉक्यूमेंट मिला वहीं पे आपका ट्रायल शुरू कर देंगे, या फिर जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, या तो जहां पे आपने उस डॉक्यूमेंट को, जहां पे वो डॉक्यूमेंट मिला है, जहां स्टैम्प ड्यूटी आपने कम पे की है, वो डॉक्यूमेंट अगर कहीं भी मिल गया तो वहीं पे ट्रायल शुरू हो जाएगा, या फिर जहां पर आपने ऑफेंस कमिट किया था जिस जगह पर, ठीक है, तो वहां पर आपका ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो फेक स्टैम्प डॉक्यूमेंट अगर मिला है जयपुर में तो ट्रायल जयपुर में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और ट्रायल कहाँ पे कंडक्ट किया जा सकता है? जहाँ पे डॉक्यूमेंट इज फाउंड। फिर सेक्शन 85 बुक्स ओपन टू इंस्पेक्शन, अब है रिकॉर्ड की जांच। पुलिस ऑफिसर हो गए, स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं, मस्ट अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स टू चेक स्टैम्प ड्यूटी फ्रॉड। ऑथराइज्ड ऑफिसर, तहसीलदार और अबव कैन इंस्पेक्ट बुक्स एंड रिकॉर्ड विदाउट फी, ठीक है। तो जो सरकारी अधिकारी हैं या स्टॉक जो एक्सचेंज होते हैं वो अपने रिकॉर्ड्स को दिखाने होंगे, सरकारी अधिकारी या स्टॉक एक्सचेंज जो है को अपने रिकॉर्ड्स दिखाने होंगे ताकि स्टैम्प ड्यूटी फ्रॉड पकड़ा जा सके। कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी जांच कर सकता है, ठीक है। तो जो पुलिस ऑफिसर नहीं पब्लिक ऑफिसर है वो अलाउ करेंगे कि ठीक है आप आके हमारे पास जो भी रिकॉर्ड्स है उसको चेक कर लीजिए, देख लीजिए स्टैम्प ड्यूटी लगी नहीं लगी। स्टॉक एक्सचेंज है वो भी अलाउ करेंगे, आके आप इंस्पेक्शन कर लीजिए उस पे जो है स्टैम्प ड्यूटी लगी है नहीं लगी। तो इंस्पेक्शन जो हो रहा है अंडर सेक्शन 85 वो कौन किसके द्वारा हो रहा है? बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर इंस्पेक्शन। फिर है 86 रूल्स फॉर सेल ऑफ स्टैम्प, ठीक है। तो कौन बनाएगा रूल? सप्लाई कैसे होगी स्टैम्प ड्यूटी की, सेल कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो वो बताएगी स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 87 है जनरल रूल मेकिंग पावर किसके पास है? तो देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स टू कैरी आउट पर्पस ऑफ दिस एक्ट, मैक्सिमम फाइन फॉर ब्रीच इज 5,000 रुपीज। इसका मैंने बहुत जस्ट लिख दिया, बहुत बड़ा सेक्शन था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेविंग्स एज टू द कोर्ट फी, स्टैम्प एक्ट डज नॉट अफेक्ट कोर्ट फी लॉज, हाँ स्टैम्प कानून जो है वो कोर्ट फीस पर कोई असर नहीं डालेगा। वैलिडिटी ऑफ ओल्ड स्टैम्प, ओल्ड एंड स्टैम्प्स आर वैलिड एज पर कन्वर्जन टू 25 पैसे वैल्यू,
पुराने जो आना वाले स्टैम्प थे, पहले आना चलता था, जो पुराना आना वाला स्टैम्प है अभी भी वैध माने जाएंगे। क्या है, उसकी 25 पैसे वैल्यू रहेगी। खैर अब तो नहीं चलते हैं। ओल्ड स्टैम्प आर क्या है, वो वैलिड है। और एप्लीकेशन ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट अप्लाई होगा राजस्थान, क्या कहते हैं, राजस्थान पर भी, लेकिन कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जो एज पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री है। ठीक है, ये बड़ी याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री। तो इंडियन स्टैम्प अप्लाई कब होता है, जब कुछ ही सर्टेन डॉक्यूमेंट्स पर। फिर हमारा रिपील एंड सेविंग्स। ठीक है, अब ये याद रख लो, क्योंकि हमें नहीं पता JDA में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। इसको ढंग से समझ लो। ये जो रिपील कर रहा है, मतलब किसको तो निरसन कर रहा है, किसको सेव कर रहा है। तो देखिए, द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 एज अडेप्टेड इन राजस्थान, इसको तो रिपील कर रहा है। ठीक है, बट राइट्स, लायबिलिटीज एंड प्रोसीडिंग्स, ऑर्डर, रूल्स एक्सेट्रा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहा है, जैसे कि ये एक्ट पास ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो रिपील डज नॉट अफेक्ट पास्ट राइट एंड एबिलिटी, ऑनगोइंग केसेस कंटिन्यू, ओल्ड रूल्स नोटिफिकेशन remain valid until replaced. With section 79, bills in set, if a full number of bills in a set is not stamped, penalty is कितना, 1000 रुपए। फेलियर टू ड्रॉ और स्टैम्प फुल सेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज लीड्स टू फाइन अप टू 1000 रुपए। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा स्टैम्प, पूरा सेट स्टैम्प नहीं किया गया तो 1000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। फिर है पोस्ट डेटेड, देखो ये पेनल्टी से रिलेटेड है इनके, इसलिए मैंने सिर्फ MCQ कराया, इतना ही बहुत है। तो देखो सेक्शन 80 में मैक्सिमम पेनल्टी की बात की गई, वो 5000 जो पोस्ट डेटेड बिल है। ठीक है, पोस्ट डेटेड बिल है और यू आर यूजिंग डिवाइस, ऐसे डिवाइस का यूज कर रहे हैं तो इससे इवेड कर दी जाए स्टैम्प ड्यूटी, तो पनिशेबल है, 5000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। फिर है ब्रीच ऑफ सेक्शन 85, सेक्शन 85 का अगर आप ब्रीच कर रहे हैं, ठीक है, तो थर्ड ऑफेंस अंडर सेक्शन 81 इंक्लूड्स, तो देखिए बेसिकली अगर आप रिपीटेड ऑफेंस कर रहे हैं, रिपीटेड ब्रीच कर रहे हैं, इट विल लीड्स टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन अप टू 2000 रुपीज। बेसिकली रिपीटेड ब्रीच वाली कंडीशन की बात कर रहा है, थर्ड ऑफेंस की बात कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड की नहीं। ठीक है, मतलब बार बार उल्लंघन कर रहे हैं। फिर इलीगल स्टाम्प की अगर आप सेल कर रहे हैं तो कितनी है मैक्सिमम पनिशमेंट आपकी, कितनी पनिशमेंट दी गई है, 6 महीने। उसके बाद है प्रोसिक्यूशन की, अगर आप सैंक्शन लगा रहे हैं तो, प्रोसिक्यूशन लगाना चाहते हैं तो किसकी सैंक्शन है, तहसीलदार की। ये MCQs पर आ चुके हैं हम सारे, ठीक है, एक साथ, क्योंकि हमने सेक्शन 91 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है, हमारा एक्ट खत्म हो गया सेक्शन 91 तक। अब ये कुछ यहाँ से सेक्शन 79 से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs है, क्योंकि पेनल्टी से रिलेटेड है, जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर पढ़ा दिया है कि उसके MCQs है, जो मैं आपको भी सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, आई एम डन। बोलते बोलते भी यू नो मेरा गला सूख गया, एक तो गर्मी बहुत है एक्चुअली। ठीक है, तो ये एक्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, राजस्थान स्टैम्प एक्ट 1998। ठीक है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है इस, ठीक है, दिस एक्ट इज डन नाउ। तो हमने 4 एक्ट्स अपने जो लोकल लॉज कह लीजिए, ठीक है, राजस्थान के जो लोकल लॉज है वो कंप्लीट कर लिए। राजस्थान रजिस्ट्रेशन एक्ट और राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 राजस्थान, और टेनेंसी एक्ट और जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। ठीक है, अगर आपको लिटरली लग रहा है आई एम मेकिंग एफर्ट्स, ठीक है, सो टू एक्नॉलेज माई एफर्ट्स, फॉर दैट you have to drop a very good comment so that I also get motivated to make more videos, more good videos. Okay, so that's all for today. Bye bye, take care.